हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर साइंस पेपर 2। एंड यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं, कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियोस पे आप जरूर कंसीडर करें, काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। इन प्रैक्टिस सेट पे एक्चुअली पता क्या है, देखो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी देख लेते हो ना, ये सारे प्रैक्टिस सेट जितने भी हम करने वाले हैं, तब भी आपके साइंस में 25 से 26 नंबर आने पक्का ही है, क्योंकि सारी जो हम सारे ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगी, उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ, है ना। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हमारा डिस्कशन जो है वो हो रहा है। और सिर्फ प्रैक्टिस सेट आप लगा लोगे तब भी आपका जो सीटेट है ना, साइंस की बात कर रही हूँ, तब भी उसमें से मतलब आप अच्छा खासा मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड ये जितने भी प्रैक्टिस सेट है ना, ये एक बार देख के जरूर जाना। इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, रिशु साइंस एकेडमी। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन करेंगे, सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो एक बार गो थ्रू जरूर होना इन नोट्स से, ठीक है। चलिए, तो आज के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चार मतलब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट है और उसका रीजन दे रखा है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। असर्शन दे रखा है कि जो पॉलिस्टर क्लोथ्स होते हैं ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ्स, कि पॉलिस्टर के जो कपड़े हैं वो सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता से सूखते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि जो पॉलिस्टर होता है ना, वो लेस वाटर एब्जॉर्व करता है, लेस वाटर एब्जॉर्व करता है, और जो कॉटन होता है वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्व करता है। दैट्स वाई क्या है कि ये जो पॉलिस्टर है ज्यादा जल्दी सूख जाता है एज कम्पेयर टू कॉटन क्लोथ्स। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है। सेकंड है, सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सिंथेटिक फाइबर जो है कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ मैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। नीचे दिया गया एक पैराग्राफ है, वो रीड कीजिए, और इन फिल इन द ब्लैंक्स में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन है, द डैश इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of abdomen on the right side। डैश एक रक्ताभ भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर अवस्थित है, राइट साइड में है, अपर साइड में। एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी में, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो लीवर जो है वो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ये हो जाएगा लीवर। और लीवर सेकंड और फोर्थ दोनों ऑप्शन में दे रखा है, तो इस हिसाब से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो होंगे नहीं। नेक्स्ट देखिए, इट सिक्रीट्स, लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर जो है क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है या इंसुलिन, या हाँ बाइल जूस सिक्रीट करता है, दोनों में ही बाइल जूस दे रखा है। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कहाँ स्टोर होता है, जो स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस, एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ। अब कहानी लास्ट ऑप्शन पे है, यहाँ पे फैट है और यहाँ पे प्रोटीन है। तो किस चीज की डाइजेशन में हेल्प करता है लीवर, तो फैटी एसिड, फैटी सब्सटेंस की डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट्स को स्मॉलर फैटी मतलब छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। कौन, आपका ये बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस क्या कर रहा है, क्लियर। तो क्या कर रहा है बाइल जूस, जो फैट्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फैट्स के, उनको मतलब लार्ज फैट के ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो लार्ज फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, उनका स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, और आप कह सकते हो इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। और उसके अलावा जो लाइपेज एंजाइम होती है, लाइपेज एंजाइम क्या करती है, इस फैट को, यहाँ बात हो रही है बाइल जूस की, बाइल जूस क्या कर रहा है, फैट के जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर रहा है, और यू कैन ऑल्सो से कि इमल्सिफाई कर रहा है, इमल्सिफिकेशन कर रहा है। और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज एंजाइम क्या करती है, फैट को ब्रेक डाउन कर देती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन हमारा। लीवर जो फर्स्ट आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स है दैट इज लीवर। लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड इट secrete bile juice that is stored in the gallbladder, plays important role in the digestion of fat। फैट की डाइजेशन में ये हेल्प करता है। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, यकृत, पित्त, पित्ताशय और वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Read the following paragraph and select the option which would correctly fill the blanks in the given order। एक और पैराग्राफ है, इसको रीड कीजिए। Despite the divesting crops in India, two broad cropping pattern can be identified। The crops which are sown around mid-November and harvested in April-May are called। ऐसी कौन सी फसल है जो मिड नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में उसको काट लिया जाता है। टू एग्जाम्पल ऑफ दीज क्रॉप्स आर, इस क्रॉप को क्या कहते हैं, खारिफ क्रॉप कहते हैं या राबी क्रॉप कहते हैं, और इसके दो एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, ऐसी फसल जो मिड नवंबर में बोई जाती है वो होती है, उसे हम कहते हैं रावी क्रॉप। रावी क्रॉप तो कौन सी फसल है जिसे हम रावी क्रॉप मतलब जिसे हम मिड नवंबर में बोते हैं, दैट इज वीट और मस्टर्ड। वीट हो गया, गेहूं होगी, मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया, उसके अलावा चने हो गए, ग्राम, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, रावी क्रॉप के। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन मतलब आपका जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का दैट इज रावी क्रॉप। और मतलब ये एक जो क्रॉप है जिसे मिड नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में कट कर लिया जाता है उसे हम कहेंगे रावी क्रॉप। इसका जो राइट आंसर है रावी। और टू एग्जाम्पल्स आपसे पूछे थे दैट इज वीट एंड मस्टर्ड। उसके अलावा खारिफ क्रॉप जो है उसको कब बोया जाता है, जैसे ही हम इस फसल को काट लेंगे, इसके बाद रावी क्रॉप को काट लेंगे, उसके बाद खारिफ क्रॉप को सो कर देते हैं जून जुलाई में। अप्रैल मई में इसको कट करेंगे और जून से जुलाई के बीच में हम खारिफ क्रॉप को बीज देते हैं। अब खारिफ क्रॉप में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, राइस आ जाएगा और मेज आ जाएगा। मॉनसून सीजन में इस फसल को उगाया जाता है, ज्यादा पानी इनको चाहिए होता है, तो उसका एग्जाम्पल है राइस और मेज। जून जुलाई में इसको कट करते हैं, सॉरी बीजते हैं, और कट कब करते हैं, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो खारिफ क्रॉप कौन सी है जिसको जून जुलाई में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में कट करते हैं। रावी क्रॉप है जिसको मिड नवंबर में बीजते हैं और अप्रैल मई में कट कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो आपका राइट आंसर था दैट इज रावी, गेहूं और सरसों इसके बेस्ट एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन एक दे रखा है आपके पास कि फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, की फॉस्फोरस को कैरोसिन में स्टोर किया जाता है, जो कि गलत है। फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है, ना कि कैरोसिन में। उसके अलावा रीजन दे रखा है कि फॉस्फोरस कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, दिस इज ट्रू। अगर हम फॉस्फोरस को ओपनली रख देंगे ना, एक्सपोज करें एयर की प्रेजेंस में ओपनली रख देंगे, तो ये क्या कर लेगी, इट कैचेस फायर। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब रीजन तो सही है बट जो असर्शन है दैट इज नॉट ट्रू। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन कैरोसिन इज नॉट ट्रू। फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करते हैं। कैरोसिन में किसको स्टोर करते हैं, सोडियम और पोटाशियम को कैरोसिन में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ए आपका गलत है, ए गलत है, ए असत्य है किंतु आर जो है वो सत्य है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an object is lying at rest on a surface, which of the following can you conclude about the force acting on it। मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, सरफेस पे, जो कि रेस्ट पे है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है। तो कौन सी फोर्स जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। देखो ये रेस्ट पे है, तो जब भी कोई चीज रेस्ट पे होती है ना, तो उस पे बैलेंस फोर्सेस जो है वो एक्ट करती है। तो इस पे अभी इस टाइम एक तो इस पे नॉर्मल फोर्स लग रही है इस तरह से, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, एंड उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके ऊपर लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स, पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, नॉर्मल फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी। और हो सकता है यहाँ से कोई पर्सन जो है इसको फोर्स लगा रहा है और यहाँ से फ्रिक्शन भी लग रही है। तो यहाँ पे फोर्स लग रही है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ से फ्रिक्शन लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है वो, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए कि इस पे पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। बैलेंस फोर्स तो इस पे एक्ट कर ही रहा है, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा मल्टीपल पेयर्स ऑफ बैलेंस फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। मल्टीपल फोर्सेज, फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स, यहाँ से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये भी एक फोर्स ही है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, ग्रेविटेशन भी एक फोर्स है, और यहाँ भी नॉर्मल फोर्स है। तो मल्टीपल पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। ऑल्दो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, माना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ से फोर्स हम लगा रहे हैं बट हम इतनी फोर्स नहीं लगा पा रहे जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव करे, तो दैट्स व्हाई इट इज एट रेस्ट। और यहाँ से जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है,
वो ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देता स्टैटिक फ्रिक्शन में, है ना। मतलब जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं उतनी सफिशिएंट नहीं है इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं बी और सी तो सही है, बट यहाँ जो लिखा है कि नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट इज नॉट ट्रू, ऑल्दो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बट स्टिल उस पे जो है फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स लग रही है। तो ये कहना कि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है इज नॉट ट्रू। उसके अलावा बी और सी सही है कि संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है। सी है संतुलित बलों के बहुत युग्म उस पर कार्य कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बी और सी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी फुलफिल इन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसेस को आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो होनी चाहिए। अगर आपने गैसेस, देखो पता क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी होती है किसके बीच में, सॉलिड के बीच में। उसके अलावा जो लिक्विड होता है, लिक्विड सब्सटेंसेस जो हमारे होते हैं उनके बीच में गैप ज्यादा होता है, और जो गैसेस होते हैं ये हैं लिक्विड, और ये जो गैसेस हैं इनके बीच में काफी सारा गैप होता है, बहुत सारा गैप होता है इनके बीच में, काफी दूर दूर इसके पार्टिकल्स होते हैं। कहाँ पे, गैसेस में। तो अब हमें क्या करना है, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो हमें इसको, इस पे हम जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो दूर दूर पार्टिकल्स हैं ये पास आ जाएंगे। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल जो है आपस में पास पास आ जाएंगे, है ना। हमें क्या करना है, लिक्विफिकेशन करना है गैसेस का, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, एंड उसके अलावा जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कर देंगे, जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कर देंगे, ताकि ये जो गैसेस हैं ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम कर देंगे, एंड इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, तापमान में ह्रास और दाब में वृद्धि कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कॉलम आपके पास दे रखे हैं, कॉलम 1 एंड 2। आपको बताना है कौन से, मतलब ये जो सब्सटेंसेस हैं, जो मिक्सचर दे रखे हैं, आपको किस तरह से आप इनको सेपरेट करोगे, कौन से मेथड के थ्रू सेपरेट करोगे। तो 4 चीजें आपके पास दे रखी हैं, सॉडस्ट एंड वाटर, आयोडीन एंड सैंड, सॉल्ट एंड वाटर, क्रीम फ्रॉम कर्ड। अब कौन से मेथड्स के थ्रू आप इनको सेपरेट कर सकते हो। तो सॉडस्ट एंड वाटर, पानी और बूरा, बरूदा जिसे कहते हैं, वो अगर मिक्स है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली फिल्टर कर दोगे, फिल्ट्रेशन के थ्रू आप इन दोनों को सेपरेट कर दोगे। ठीक है। तो फर्स्ट का तो हो गया फिल्ट्रेशन के थ्रू। आयोडीन एंड सैंड, आयोडीन और सैंड का मिक्सचर है, आयोडीन और सैंड दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है, आयोडीन भी सैंड भी। तो आप क्या करोगे, आप सब्लिमेशन करोगे। इसको कैसे सेपरेट करोगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कैसे, सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा सैंड है ना, सैंड नहीं सॉरी आयोडीन है, वो सब्लिमेट हो जाता है। तो सैंड जो आयोडीन जो है वो सब्लिमेट हो जाएगा और सैंड रह जाएगा, लेफ्ट आउट रह जाएगा। ठीक है। तो सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे आयोडीन और सैंड को। सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर को इवेपोरेशन के थ्रू कर दोगे, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, इवेपोरेट करोगे तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और उसमें से जब उसके वेपर्स बन जाएंगे और जो सॉलिड पार्ट रह जाएगा उसको आप कलेक्ट कर लोगे, वो रह जाएगा आपका सॉल्ट का। अब है क्रीम फ्रॉम कर्ड, कर्ड में से क्रीम सेपरेट करनी है तो सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन आप करोगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक मशीन होती है, काफी फास्ट फास्ट चलती है वो, और वो क्या करेगी, क्रीम में से कर्ड को सेपरेट कर देगी। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपके जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, सॉडस्ट एंड वाटर का ए का थर्ड, तो 2 ऑप्शन में दे रखा है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सी एक स्टेटमेंट सही है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कनकेव लेंस मिरर, स्फेरिकल और प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो, ये क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो आपका कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, 2 तरह के मिरर हैं हमारे, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर।
तो कनकेव मिरर जो है ये इस तरह से, मान लीजिए एक बॉल है, आपने इसको इस तरह से कट किया, ये जो अंदर गहरी सी जगह है ना, जो रिफ्लेक्ट केव लाइक स्ट्रक्चर है, जब इस केव लाइक स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्शन हो रही है उसको कह रहे हैं कनकेव मिरर, ठीक है। और जब इस बाहर वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। बाहर वाली सरफेस कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर वाला है आउटवर्ड, और कनकेव में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है, इसके अंदर होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। कनकेव मिरर जो है इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। और जो कन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर कहता है। ये क्या करता है? लाइट रेस को डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्जिंग मिरर। उसके अलावा जो कनकेव मिरर होता है इसमें 6 रे डायग्राम्स बनती हैं, मतलब 6 केसेस बनते हैं। और यहाँ पे जो 6 केसेस बनते हैं उसमें से 5 केसेस ऐसे हैं कि उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। कौन कौन से वो केसेस हैं ये मैंने पूरा ही जो हमारा थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था मिरर के बारे में, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो अगर आपको डिटेल में देखना हो तो ये क्या है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। और एक केस ऐसा है जब वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है। और आपको ये चीज याद रखनी है, जो भी रियल इमेजेस होंगी वो ऑलवेज इन्वर्टेड बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज इरेक्ट बनती हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। तो कनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी बनती है। उसके अलावा जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। और इसमें 2 ही केस बनते हैं, और इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। कैसी बनती है? डिमिनिश्ड इमेज बनती है। जैसे आपकी गाड़ी के रियर व्यू मिरर्स हैं, उनमें जो मिरर लगा हुआ है साइड में जिसमें आप पीछे आती हुई गाड़ियों को देखते हो, वो जो मिरर है आपके वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर का डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। कनकेव मिरर में दोनों ही केसेस बनते हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है। कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी ऑलवेज, और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। इतना क्लियर हो गया। अब कनकेव मिरर जो है इसकी प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स लेंस से मिलती हैं, कॉन्वेक्स लेंस से। एंड जो कन्वेक्स मिरर है इसकी प्रॉपर्टीज कनकेव लेंस से मिलती हैं। किससे? कनकेव लेंस से। ऑपोजिट है, नाम ऑपोजिट है बट इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स लेंस से मिलती हैं, कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज कनकेव लेंस से मिलती जुलती हैं। क्लियर? अब इतना समझ आ गया तो अब क्वेश्चन पे वापस आइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा था कि कनकेव लेंस कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। कि जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस मतलब कनकेव लेंस की बात हो रही है, मतलब आप कन्वेक्स मिरर दिमाग में लेते हुए चलिए। तो कन्वेक्स मिरर में क्या रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनती हैं? जी नहीं। कनकेव जो कन्वेक्स मिरर है उसमें सिर्फ वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, रियल इमेजेस नहीं बनती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड है प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। प्लेन मिरर में ना सिर्फ वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, प्लेन मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगी, और उसके अलावा वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज मैंने आपको कहा हमेशा इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं। सेम साइज की इमेज बनेगी, जो आपका साइज है उसी साइज के आप दिखोगे शीशे में भी। उसके अलावा लेटरल इन्वर्जन, ये एक प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है। लेटरल क्या स्पेलिंग ली थी मैंने? LETRAL। लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है अगर आप शीशे में अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो इट इज अपेयर टू बी राइट, और अगर राइट हैंड उठाओगे तो इट इज अपेयर टू बी लेफ्ट। मतलब आपको लेफ्ट हैंड राइट लगता है, राइट हैंड लेफ्ट लगता है। इसी प्रॉपर्टी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो प्लेन मिरर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वर्चुअल इमेज दिखती है, इरेक्ट इमेज दिखती है, सेम साइज की इमेज होती है, लेटरल इन्वर्जन होता है, और डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट का मिरर से उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज का मिरर से। तो ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है मिरर से, इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस होगा मिरर से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर की। बट यहाँ लिखा है कि प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज इज नॉट ट्रू। कि समतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, इज नॉट ट्रू। ये सिर्फ वर्चुअल इमेजेस बनाता है। थर्ड है कनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, दिस इज ट्रू। अभी बताया ना, कनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेजेस बनती है, जो कि सही है। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, ये सही है। फोर्थ ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म अ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स मिरर मतलब कनकेव, हाँ, कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज इज नॉट ट्रू, ओनली वर्चुअल इमेजेस बनाता है, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। चौथा भी गलत है।
सिर्फ इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, दैट इज कनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन मिरर से, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा आपको बताया है डीपली। बाकी और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको देखना होगा तो इससे रिलेटेड लाइट और मिरर के 2 वीडियोस आपको मिल जाएंगी अभी वाली प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख सकते हो। बट अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, ये भी सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, असर्शन है कि टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नलके का पानी होता है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ट्रू। ये खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, इसका रीजन दे रखा है कि टैप वाटर कंटेन इंप्यूरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट। ये जो टैप वाटर है उसमें इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, और यही सॉल्ट्स हैं जो आयंस को अपने में से मूव करने देते हैं, और इन्हीं आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। करंट पास होने के लिए आयंस का होना जरूरी है, और आयंस तभी मूव करेंगे जब वो उसमें कुछ इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, तो ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। देखो, अगर आपके पास सिंपल वाटर है, उसमें अगर एसिड मिक्स है या बेस मिक्स्ड है या सॉल्ट मिक्स्ड है, तो वो करंट को अपने में से पास होने देता है। अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात करूं तो डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते, तो दैट्स व्हाई वो जो है करंट को खुद में से फ्लो नहीं होने देता। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड रूट ऑफ अ प्लांट। इसमें से कौन सी मॉडिफाइड रूट है? ठीक है, मॉडिफाइड रूट की बात हो रही है। तो अनियन तो मॉडिफाइड रूट है, अनियन तो ट्यूबर है। अच्छा, मॉडिफाइड ट्यूबर, ट्यूबर तो पोटैटो होता है। अनियन, अनियन, हाँ अनियन रूट है, टैप रूट्स होती हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा टर्निप जो है, टर्निप नहीं, अनियन में फाइब्रस रूट होती है भगवान, अनियन में फाइब्रस रूट होती है। हमसे मॉडिफाइड रूट्स के बारे में पूछा है सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, अनियन, अनियन मॉडिफाइड स्टेम है। मैं किसी और ही दुनिया में जी रही हूँ, मुझे लग रहा है। अनियन जो है एक मॉडिफाइड स्टेम है। टर्निप जो है मॉडिफाइड रूट है, बट ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो अनियन है ना, इसको बल्ब कहते हैं। मॉडिफाइड स्टेम है, इट इज अ बल्ब, तो ये मॉडिफाइड रूट नहीं है। टर्निप और कैरेट, शलगम और गाजर की अगर मैं बात करूँ तो टर्निप और कैरेट दोनों ही मॉडिफाइड रूट्स हैं। उसके अलावा थर्ड है कैरेट और पोटैटो। तो कैरेट तो मॉडिफाइड रूट है, बट पोटैटो जो आलू है आपका, वो मॉडिफाइड स्टेम है, ये भी रूट नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। पोटैटो और पीस, पोटैटो तो स्टेम है और पीस क्या है, सीड्स हैं। तो हमसे पूछा है मॉडिफाइड रूट्स के बारे में, तो थर्ड और फोर्थ तो है नहीं। अनियन तो बल्ब है, मतलब स्टेम ही है, मॉडिफाइड रूट नहीं है। टर्निप और कैरेट जो है, शलगम और गाजर जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेज। इसमें से कौन सा एक पेयर ऐसा है जिस जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, जो डिजीजेज बैक्टीरिया की वजह से होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल मैंने कराया था आपको यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा यूनिसेक्सुअल पौधा था, कौन सा बाइसेक्सुअल था। वो आपको याद रखना है, उसका मैंने टेबल आपको दिया था। यहाँ भी आपको क्या याद रखना है, कौन सी वायरल डिजीजेज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीजेज है, कौन सी फंगल डिजीजेज है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक चार्ट दे रखा है, इसमें न्यूमोनिक के थ्रू आप इन डिजीजेस को याद रख सकते हो कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, फंगल डिजीजेस हैं, वायरल डिजीजेस हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए आप किस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो, इन डिजीजेस को। टीबीटी और टीवी, टीबीटी और टीवी, टी से टाइफाइड, बी से बुबोनिक प्लेग भी होता है, और बैक्टीरियल निमोनिया, दोनों ही, प्लेग और निमोनिया दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं। उसके अलावा टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, कोलरा। तो टीबीटी ऑन टीवी, टीबीटी ऑन टीवी, इस निमोनिक से आप ये बैक्टीरियल डिजीजेस को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस के लिए आसान है ए बार, ठीक है। ए बार, ए से एथलीट फुट, बी से ब्लास्टोमाइकोसिस, एस्परगिलोसिस एंड रिंगवर्म। ये जो डिजीजेस हैं, ये फंगल डिजीजेस हैं। वायरल डिजीजेस काफी सारे हैं, और इस ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हो। पेड माई कोल्ड राइस, पेड माई कोल्ड राइस, पोलियो, एड्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मीजल, मम्प्स, येलो फीवर, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, लेसा फीवर, डेंगू, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, इबोला। ये सारे जो डिजीजेस हैं, ये वायरल डिजीजेस हैं। ऐसे याद नहीं होंगे तो आप इस ट्रिक के थ्रू, मतलब इस निमोनिक के थ्रू आप याद रख सकते हो। बैक्टीरियल डिजीज कैसे याद रखनी है, टीबीटी ऑन टीवी, फंगल डिजीज ए बार, वायरल डिजीज पेड माई कोल्ड राइस, ठीक है। पेड माई कोल्ड राइस, इस निमोनिक, इस ट्रिक के थ्रू आप इन डिजीजेस को याद रख सकते हो। इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, और हमारा क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है अगर आप ढंग से याद नहीं करोगे इसको तो।
कुछ चीज़ ऐसी होती है जो याद करनी ही पड़ती है, याद करने वाली ही होती है ना। तो इसको इस ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, कौन सा एक पेयर है बैक्टीरियल डिजीज का, तो दैट इज कोलरा और टाइफाइड। कोलरा और टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड मीजल्स और एड्स ये तो वायरल डिजीज है, ये भी वायरल डिजीजेस हैं। तो मीजल जो है वायरल डिजीज है, तो ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन सही है, कोलरा और टाइफाइड। कोलरा और टाइफाइड जो है वो आपका कैसे डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। और इस ट्रिक के थ्रू आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेट इज कट इनटू 4 equal parts lengthwise, how will the pole strength of the new pieces compare with the pole strength of the original magnet। मतलब देखो एक प्लेन पेज ले लेती हूँ, मुझे लगता है मैं काफी होच पोच कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेज ले लेती हूँ। आपसे कहा गया है कि आपके पास एक मैग्नेट है, उसको आपने लेंथ वाइज कट किया है, लेंथ वाइज कट किया है, एक बार देख लेती हूँ, लेंथ वाइज इक्वल पार्ट लेंथ वाइज, हाँ लेंथ वाइज आपने कट किया। तो आपके पास इस तरह से एक मैग्नेट था, आपने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज की बात हुई है ना, तो इस तरह से आप कट करोगे, 1 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। ऑल्दो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है, बट आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आपसे पूछा गया है ये जो मैग्नेट आपको मिला, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो पोल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, तो पोल स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो आपने क्या किया, ये जो आपके पास मैग्नेट था ना, इसको जैसे ही आपने इस तरह से लेंथ वाइज कट किया तो इसका क्या हुआ, एरिया कम हो गया है ना, एरिया कम हो गया, एरिया इसका डिक्रीज हो गया। जैसे ही आपने पोल स्ट्रेंथ कम की तो एरिया भी डिक्रीज हो गया, मतलब एरिया डिक्रीज किया तो पोल स्ट्रेंथ भी उसकी कम हो गई है ना, क्योंकि जो पोल स्ट्रेंथ है ना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोल स्ट्रेंथ जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने क्या किया, आपने एरिया कम कर दिया, तो एरिया कम हो गया, इट मींस पोल स्ट्रेंथ भी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि इस तरह से आपके पास कोई बार है और आपने इस तरह से 4 पार्ट्स में कट कर दिया, तो अब इस केस में क्या होता, जो आपके पास 4 पीसेस मिलते हैं ना, उनकी जो पोल स्ट्रेंथ होती वो उतनी ही रहती जितनी ओरिजिनल वाले की थी, जितनी न्यू वाली मतलब ओरिजिनल वाले की थी, क्योंकि आपने एरिया कम नहीं हुआ। देखो जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ होती है, पोल्स पे होती है ना मैक्सिमम। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो क्या हुआ, एरिया जो है यहाँ का एरिया कम नहीं किया आपने, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो हमें पीसेस मिलेंगे नए पीसेस, उनमें भी एरिया उतना ही रहेगा जितना प्रीवियस वाले में था। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ कम नहीं होगी, बट यहाँ पे आपने क्या किया, जब आपने इसको लेंथ वाइज कट कर दिया, 4 इक्वल पीसेस में आपने इसको कट किया कर दिया, तो इसका एरिया भी तो रिड्यूस हो गया ना। यहाँ नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, अब इसके कितने सारे नॉर्थ साउथ पोल छोटे छोटे पीसेस बन गए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, यहाँ लिखती हूँ 4 पीसेस कर दिया आपने, नॉर्थ साउथ। और हमें ये चीज तो पता है कि जब भी हम मैग्नेट को जितने पीसेस में कट करेंगे उतने ही बार उसको नॉर्थ और साउथ पोल मिलेंगे, है ना। ये इस तरह से छोटे छोटे पीसेस हो गए, तो इसका एरिया आपने कम कर दिया, जब इसको आप इस तरह से कट करोगे तो एरिया कम हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इस बार लेंथ वाइज पूछा था, अगर क्रॉस सेक्शन पूछे ना तो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, बट लेंथ वाइज पूछा था तो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल, ओरिजिनल के 1/4 हो जाएगी, क्योंकि आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 हो जाएगी। 5 पीसेस में कट करते तो 1/5 हो जाता, क्लियर। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कॉलम ए में कुछ टेक्निक्स दे रखी हैं, कुछ टर्म्स दे रखी हैं। ए है पास्चराइजेशन, बी है फर्मेंटेशन, सी वैक्सीनेशन, डी प्रिजर्वेशन। आपको बताना है पास्चराइजेशन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, प्रिजर्वेशन क्या है। बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है, इनकी डेफिनेशन पूछी गई है, इस तरह से समझिए। तो पास्चराइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, पाश्चरीकरण में क्या होता है, हम जो है एकदम से दूध को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और फिर सडन उसको ठंडा कर देते हैं, एकदम से फिर ठंडा कर देते हैं। तो पाश्चराइजेशन क्या है, बॉइलिंग एंड सडन कूलिंग ऑफ मिल्क टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। तो ए का सेकंड इज गिवन इन दिस एंड दिस, दो ऑप्शन में दे रखा है सेकंड और फोर्थ में। फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है, फर्मेंटेशन होता है कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को जो अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। वैक्सीनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिव और वीक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू एनिमल्स बॉडी।
टू इट्स इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही तो इंसर्ट करते हैं ना बॉडी के अंदर। तो वैक्सीनेशन क्या है, किसी जानवर के शरीर में उसकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए निष्क्रिय या कमजोर सूक्ष्म जीव को डाल देते हैं। ये नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी जब मैं आपको ये पीडीएफ दूंगी तो उसमें ठीक कर दूंगी इसको। प्रिजर्वेशन क्या है, एडिंग स्पेसिफिक सब्सटेंस टू फूड आइटम टू प्रिवेंट इट स्पॉइलेज। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनमें विशिष्ट पदार्थ को मिलाना, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। जैसे हम सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं, विनेगर डालते हैं, ऑयल डालते हैं, है ना। तो ये सारी टर्म्स हमने पहचान ली है, कौन क्या है, ए का सेकंड है और बी का थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन के भी काफी क्वेश्चन, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया, और उसके अलावा और भी लाइट से कुछ टॉपिक्स हैं रिफ्रैक्शन के, बेंडिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड। मतलब ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नाउ इट इज पूछे जा रहे हैं, मतलब 2-3-4 साल से पूछे जा रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, और ये जो टॉपिक है 9th-10th के हैं। तो ये सारी चीजें भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, नो वेरीज। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझते हैं। आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी है, कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपसे पूछा गया है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताने से पहले जो प्लेन पेज ले लेती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक बार चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट एंटर करती है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, और उसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और बेंडिंग ऑफ लाइट किस साइड में होगी, कहाँ होगी, वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर रेयर टू डेंसर जाए, इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है कि रेयर टू डेंसर जाएगी तब कहाँ बेंड होगी, डेंसर टू रेयर जाएगी तब लाइट कहाँ बेंड होगी। तो देखो अगर हमारे पास मान लीजिए एयर है और ये है वाटर, ठीक है। एयर से वाटर में जैसे ही लाइट एंटर करेगी, एयर क्या है हमारा रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, ज्यादा डेंस है ये वाटर एज कंपेयर टू एयर। तो जब भी रेयरर टू डेंसर मीडियम लाइट रे जाएगी, और यहाँ पे इस तरह से एक नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे, तो रेयरर टू डेंसर जब भी जाएगी तो जो हमारी ये इंसिडेंट रे है, ये जो लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, इट बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की साइड में ये जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी। एंड ये आपको याद रखना है कि रेयर टू डेंसर क्या होगा, जो लाइट रे है इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, RDT से आप याद रखोगे। रेयर टू डेंसर लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है, अब मान लीजिए ये वाटर है और ये एयर है, अब अगर डेंसर टू रेयर लाइट रे जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो नाउ इट बेंड्स, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, नाउ इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे है, ये बेंड कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, तो डरा से याद रखना, डरा। ठीक है, डरा, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट रे बेंड होगी। इसमें से एक मार्क का क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको बता रही हूँ, 2 टर्म्स आपको याद रखनी है। रेयर टू डेंसर लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया रिफ्रैक्शन के बारे में। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगा, लाइट रे जो है बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी डिक्रीज होगी, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी डिक्रीज होगी, जितना ज्यादा डेंस मटेरियल होगा, जैसे ये एयर है ना और ये वाटर है, या ग्लास ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ग्लास भी डेंसर ही है वाटर से। तो जितना ज्यादा मटेरियल डेंस होगा ऑप्टिकल डेंस मीडियम में, जितना ज्यादा डेंस होगा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इट मीन स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट।
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम एक ही चीज़ बताते हैं। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ना तो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कि उस मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब उतना ही ज़्यादा डेंस मटेरियल है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा ही होगा और स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे कम होगी। ठीक है, जैसे ही जैसे एयर है, एयर रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाएगी ना तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेंसर मीडियम है, इसकी डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, तो जहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टर्म आपको याद रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम होगी, और इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, जहाँ पे एन तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। तो ये किस तरह से डिफाइन करोगे, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर। उसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कोई भी यूनिट, एन क्या है, सी अपॉन वी, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। ये भी स्पीड को दिखा रहा है और ये भी स्पीड के बारे में बता रहा है, दोनों ही क्या है, स्पीड, स्पीड का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो दोनों के ही यूनिट्स जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, रिफ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्लियर। कोई भी यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्पीड ही बता रहे हैं और स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये चीजें आपको याद रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, एंड इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। उसके अलावा ये टर्म्स आपको याद रखनी है, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट किस साइड होगी, रेयर टू डेंसर जाएगी लाइट, तब क्या होगा, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाएगी तो लाइट जो है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन पे वापस आइए। स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज गिवन बाय n इज इक्वल टू वी अपॉन सी। तो क्या हमने ये पढ़ा n इज इक्वल टू वी अपॉन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है क्या, जी नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये स्टेटमेंट होती है, ना कि ये, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है। सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, दिस इज ट्रू। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है मीडियम हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर, दिस इज आल्सो ट्रू। जितना ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, हाई होगा, वो उतनी ही डेंस होगा, उतना ही डेंस होगा, वो ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, तो ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, दिस इज आल्सो ट्रू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि दोनों की यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो आपका जो सही आंसर है ना इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 4 दोनों ही सही हैं। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और क्वेश्चन जो है सॉइल से रिलेटेड है, सॉइल वाले टॉपिक का है। सॉइल वाला टॉपिक भी हम कितनी बार तो डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। 3 तरह की सॉइल्स हैं हमारे पास, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, जहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो मान लीजिए ये हमारे पास सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल के पार्टिकल साइज बड़े होते हैं और इनके बीच में काफी सारा गैप होता है। उसके अलावा जो क्ले सॉइल है उसके पार्टिकल साइज काफी छोटे छोटे होते हैं और उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, थोड़ा बहुत गैप होता है, काफी टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। कौन से सॉइल के, क्ले सॉइल के। जो लोमी सॉइल है, लोमी सॉइल जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल प्लस क्ले सॉइल, सैंडी और क्ले दोनों का ही मिक्सचर होता है ये जो लोमी सॉइल है। ठीक है, तो
इसके बीच में प्रॉपर गैपिंग होती है। सैंडी सॉइल में ज़्यादा गैप है, क्ले सॉइल में गैप ही नहीं है, लोमी सॉइल में प्रॉपर गैपिंग होती है। अब ये जो सैंडी सॉइल है, जैसे ही इसमें पानी डालेंगे ना, पूरा पानी यहाँ से निकल जाता है, पानी को ऑब्जॉर्व नहीं करता। और इसके अलावा जो क्ले सॉइल है, जैसे इसमें पानी डालेंगे सारे पानी को ऑब्जॉर्व कर लेगी। लोमी सॉइल क्या है, कुछ पानी को ऑब्जॉर्व करेगा, कुछ पानी को बहने देगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है सैंडी सॉइल हैज लार्ज पार्टिकल्स एंड अलाउ वाटर टू ड्रेन क्विकली। दिस इज ट्रू, कि पानी को शीघ्रता से निकाल देता है, ये सही है। सैंडी सॉइल जो है, क्ले सॉइल जो है, क्ले सॉइल है वो क्या करती है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। दिस इज ट्रू, ये सही है। उसके अलावा थर्ड है लोमी सॉइल इज जनरली कंसीडर सुटेबल फॉर ग्रोइंग मैनी क्रॉप्स। काफी क्रॉप्स के लिए इसको सुटेबल माना जाता है, ये भी सही है। फोर्थ है सॉइल कंटेन ओनली मिनरल पार्टिकल एंड डज नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर। इसमें सिर्फ मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। दिस इज नॉट ट्रू, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1, 2 एंड 3 ओनली। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है सही है। उसके अलावा सॉइल में मिनरल पार्टिकल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, ह्यूमस वगैरह सब प्रेजेंट होता है सॉइल में। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए कंप्लीट। एंड आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। और इसी तरह की अगर आप चाहते हो डेली आपको क्लास मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये जो क्लास है शाम को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है आपको 7 बजे। और जैसे मैं अपलोड करूंगी आपके पास अपने आप ये क्लास शो हो जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, बाकी नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, रिशु साइंस अकेडमी, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जितनी भी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस का लिंक भी दे दूंगी, वहां से इन क्लासेस को आप जरूर विजिट करें। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्लास 8 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।